एथेनॉल आपकी गाड़ी को खराब कर देता है। मिसफायर से लेकर रस्टिंग तक की दिक्कत एथेनॉल युक्त पेट्रोल के कारण गाड़ी में आती है। माइलेज कम हो जाता है और मेंटेनेंस बढ़ जाती है। ये सब आरोप है, लेकिन इन आरोपों के आधार में साइंस है। साइंस ये भी बताता है कि पर्यावरण को फायदा पहुंचाने के जो दावे किए जा रहे हैं उनमें दम कितना है। नितिन गडकरी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का पुरजोर समर्थन किया। क्यों किया, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में बात एथेनॉल के साइंस की। न्यूज डेट मैटर्स की एक क्लास लगाइए और खुद जान जाइए कि क्या गडकरी साहब साइंस को झुठला रहे हैं। इंजन को कोई तकलीफ? हाँ सर, अब ये 14 दिन से मिसिंग ले रही है। फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं नए गाड़ी के। जिस हिसाब के जो इंजन है उस हिसाब से तेल नहीं है। पहले महीने में 1.5 महीने में सर्विस कराता था, इस बार मुझे 15 दिन में दूसरी बार कल सर्विस करवानी। पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। एथेनॉल एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। इसका एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5OH। इस फार्मूले में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आखिर में लगा OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यही ग्रुप एथेनॉल को बाकी फ्यूल से अलग बनाता है। एथेनॉल बनाने का सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में ग्लूकोज को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खासकर यीस्ट, धीरे धीरे तोड़ते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। यही प्रोसेस हजारों सालों से शराब बनाने में भी इस्तेमाल होती रही। फर्मेंटेशन से जो एथेनॉल मिलता है वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, उसमें काफी मात्रा में पानी होता है। एथेनॉल और पानी मिलकर इजियोट्रोप बना लेते हैं। इजियोट्रोप एक ऐसा मिक्सचर जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। डिस्टिलेशन से लगभग 95% तक शुद्ध एथेनॉल मिल जाता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए उसके बाद दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मॉलिक्यूलर सीव्स, प्रेशर स्विंग, एड्सॉर्प्शन या डिहाइड्रेशन। इसके बाद लगभग 99.5% शुद्ध फ्यूल ग्रेड एथेनॉल तैयार हो जाता है। यही एथेनॉल बाद में पेट्रोल में मिलाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा एथेनॉल गन्ने से बनने वाले मोलासेस यानी शीरे से बनाया जाता है। पहले सिर्फ सी मोलासेस का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बी हैवी मोलासेस और सीधे शुगर कैन जूस से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। सी मोलासेस और बी हैवी मोलासेस दोनों ही शीरे हैं। फर्क बस इतना है कि बी हैवी मोलासेस में शुगर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। मोलासेस के अलावा सरकार ने मक्का, चावल और दूसरे अनाजों से भी एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। एथेनॉल जिन भी फसलों से बनता है उन्हें उगाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा पानी गन्ने और चावल की खेती में लगता है। अगर पूरे वाटर फुटप्रिंट को देखा जाए या फसल उगाने से लेकर डिस्टिलरी में एथेनॉल तैयार होने तक, तो 1 लीटर एथेनॉल के पीछे औसतन लगभग 2000 से 10,000 लीटर तक पानी की खपत होती है। मक्का आधारित एथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट कम होता है, लेकिन वह भी हजारों लीटर प्रति लीटर एथेनॉल तक पहुंच जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को पुश करने के पीछे सरकार की तरफ से सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि यह पेट्रोल से सस्ता है और इससे गाड़ियों में भी कोई दिक्कत नहीं होती। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा। पेट्रोल से सस्ता तो सिर्फ सरकार के लिए है, तो उस पर बात करने का कोई तुक बनता नहीं है। अब रही बात गाड़ियों में दिक्कत की, तो भाई आपने कई न्यूज सुने होंगे कि किसी की गाड़ी का इंजन खराब हो गया एथेनॉल की वजह से, किसी के इंजन में चॉकिंग की समस्या आ रही है, किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन ये समस्याएं तो बाद की हैं। एथेनॉल गाड़ी में डलते ही दिक्कत शुरू कर देता है। इथेनॉल इज अ हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। हाइग्रोस्कोपिक उस कंपाउंड को कहते हैं जो पानी को अट्रैक्ट करता है, और एथेनॉल में यह खासियत पाई जाती है। यानी एथेनॉल हवा में मौजूद नमी, वाटर वेपर को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब एथेनॉल के OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में छिपा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला OH बॉन्ड एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचती है, इसलिए ऑक्सीजन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर हल्का पॉजिटिव चार्ज यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पानी के मॉलिक्यूल को देखिए, पानी में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, यानी ये भी एथेनॉल की तरह पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें भी ऑक्सीजन पर हल्का नेगेटिव और हाइड्रोजन पर हल्का पॉजिटिव चार्ज होता है। केमिस्ट्री का एक मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल,
लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जब पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। इसी वजह से एथेनॉल हवा में मौजूद नमी को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लेता है। अगर गाड़ी रोज चल रही है और टैंक में फ्यूल ज्यादा समय तक नहीं रुकता तो आमतौर पर यह समस्या सीमित रहती है, लेकिन अगर गाड़ी कई हफ्तों या महीनों तक खड़ी रहे तो एथेनॉल धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। शुरुआत में थोड़ा बहुत पानी एथेनॉल के साथ घुला रहता है, लेकिन जब पानी की मात्रा एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो एथेनॉल और पानी मिलकर पेट्रोल से अलग होने लगते हैं, सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल पानी में घुलता नहीं। नतीजा ये होता है कि टैंक के ऊपर पेट्रोल की परत रह जाती है, नीचे एथेनॉल और पानी की परत जमा हो जाती है। फ्यूल पंप हमेशा टैंक के निचले हिस्से से फ्यूल खींचता है। अगर नीचे पानी और एथेनॉल की परत जमा हो गई तो वो मिक्सचर सबसे पहले इंजन तक पहुंचेगा। पानी जलता नहीं है, इसलिए इंजन स्टार्ट होने में परेशानी, मिसफायर या खराब रनिंग जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। साथ ही पानी लंबे समय तक मेटल के संपर्क में रहे तो जंग की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एथेनॉल के साथ कई और भी समस्याएं हैं। एथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी ऐसा पदार्थ जो दूसरी चीजों को घोल सकता है। पुरानी गाड़ियों के टैंक और पाइप्स में सालों तक पेट्रोल चलने से अंदर हल्की हल्की वार्निश, गम और कार्बन डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं। पेट्रोल इन्हें नहीं घोलता, लेकिन एथेनॉल इन जमावों को धीरे धीरे ढीला कर देता है। जब ये परतें टूटती हैं तो उनके छोटे छोटे कण फ्यूल लाइन के साथ बहते हुए फ्यूल फिल्टर और फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंच जाते हैं और इंजेक्टर चोक हो जाता है। एथेनॉल की हीट ऑफ वेपराइजेशन पेट्रोल से अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि लिक्विड से गैस बनने के लिए इसे ज्यादा गर्मी चाहिए। ठंडे मौसम में एथेनॉल का वेपराइजेशन पेट्रोल के मुकाबले टफ होता है, इसलिए गाड़ियों में कोल्ड स्टार्ट की समस्या भी आ जाती है। चलिए, गाड़ियां खराब हो रही हैं, ठीक है, एटलीस्ट सरकार की ये बात तो ठीक है ना कि एथेनॉल फ्यूल एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कम से कम हम एनवायरमेंट को तो बचा रहे हैं। लेकिन इसका जवाब है नहीं, एथेनॉल एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये समझिए कैसे। किसी भी फ्यूल का एनवायरमेंट फ्रेंडली होना उसके मॉलिक्यूल से तय होता है, यानी राज केमिस्ट्री में छिपा है। किसी भी फ्यूल को हम तब एनवायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं जब उसका एमिशन जीरो या बहुत कम हो। एमिशन जानने के लिए हमें उस फ्यूल का मोलर मास पता होना चाहिए। अब हम एथेनॉल को पेट्रोल से कंपेयर कर रहे हैं तो पहले पेट्रोल की केमिस्ट्री देख लेते हैं। पेट्रोल का एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, यह अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इसमें दर्जनों तरह के कार्बनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, आइसोऑक्टेन, टोल्यूइन, ज़ाइलीन जैसे कई सारे। अलग अलग रिफाइनरीज और अलग अलग देशों में इनका अनुपात अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात सभी में कॉमन रहती है, समान रहती है। पेट्रोल लगभग पूरी तरह कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। तुलना के लिए पूरे मिक्सचर के बजाय प्राइमरी मॉलिक्यूल्स आइसोऑक्टेन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी विशेषताएं पेट्रोल के सिमिलियर होती हैं। ऊपर से ये पेट्रोल में प्राइमरी मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसलिए अधिकतर केमिकल कैलकुलेशन आइसोऑक्टेन पर ही आधारित होती है जब भी आप पेट्रोल को लेकर कोई एनालिसिस करना चाहें। आइसोऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। कार्बन के एक एटम का मोलर मास 12 ग्राम प्रति मोल होता है। इस हिसाब से 8 कार्बन एटम्स का मास हुआ 8 गुना 12 बराबर 96। हाइड्रोजन के एक एटम का मोलर मास होता है 1 ग्राम पर मोल, तो 18 हाइड्रोजन एटम्स का मास हुआ 18 गुना 1 यानी कि 18 ग्राम पर मोल, यानी कुल मोलर मास हुआ 114 ग्राम पर मोल। अब अगर इसका एटॉमिक कंपोजिशन बाय मास निकालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कुल 114 ग्राम में से 96 ग्राम कार्बन यानी लगभग 84%, जबकि 18 ग्राम हाइड्रोजन यानी 16%। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा कोई एलिमेंट नहीं होता, ना ही ऑक्सीजन और ना ही कोई अन्य एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल का लगभग पूरा मास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। अब इसकी तुलना एथेनॉल से कीजिए। एथेनॉल में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के 2 एटम, एक एटम का मोलर मास 12 ग्राम प्रति मोल का, 2 का हो गया 24। हाइड्रोजन के 6 एटम, एक एटम का मास 1 ग्राम पर मोल, 6 हाइड्रोजन का हुआ 6 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम प्रति मोल, यानी कुल मिलाकर एथेनॉल का मोलर मास हो गया 24 + 6 + 16 46 ग्राम प्रति मोल। इस हिसाब से एथेनॉल में 52% कार्बन, करीब 13% हिस्सा हाइड्रोजन और लगभग 35% हिस्सा ऑक्सीजन होती है। यानी एथेनॉल अपने अंदर पहले से ही ऑक्सीजन लेकर चलता है। इसी ऑक्सीजन की वजह से इसके जलने की प्रोसेस पेट्रोल से अलग होती है। इसे जलने के लिए बाहर से कम ऑक्सीजन चाहिए और जलने के बाद ये कम ही कार्बन प्रोडक्ट रिलीज करता है। कार्बन प्रतिशत के हिसाब से एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले करीब 38% कम पॉल्यूशन करता है, लेकिन इसी आधार पर इसे ग्रीन फ्यूल या एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल नहीं कहा जा सकता। इसमें एक पेच है।
पेट्रोल के प्राइमरी मॉलिक्यूल आइसोऑक्टेन में कार्बन 84% था और एथेनॉल में कार्बन 52%। यानी पेट्रोल में कार्बन की मात्रा एथेनॉल से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। किसी भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल की सबसे बड़ी ऊर्जा उसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में छिपी होती है। जितना ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा केमिकल एनर्जी स्टोर होगी। जब पेट्रोल इंजन में स्पार्क पड़ता है तो पेट्रोल हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसे कंबस्शन कहते हैं। आइसोऑक्टेन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह लिखा जाता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स आइसोऑक्टेन जलने के लिए बाहर की हवा से 25 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करते हैं। यही ऊर्जा पिस्टन को नीचे ढकेलती है और आपकी गाड़ी चलती है। जब एथेनॉल का कंबशन होता है तो ये वाली रिएक्शन होती है। एथेनॉल को जलने के लिए बाहर से ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन पेट्रोल की तुलना में कम चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास पहले से है। एथेनॉल में कार्बन कम है, इसलिए प्रति लीटर जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनती है। लेकिन कार्बन कम है तो एनर्जी भी कम बनेगी। थर्मोडायनेमिक्स में हर एक फ्यूल का एक हीट ऑफ कंबशन होता है, यानी उसे पूरी तरह जलाने पर कितनी ऊर्जा निकलती है। पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी लगभग 43-44 मेगाजूल पर किलोग्राम होती है। अगर लीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 32 मेगाजूल प्रति लीटर ऊर्जा मिलती है। दूसरी तरफ एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी लगभग 26-27 मेगाजूल पर किलोग्राम, लीटर में करीब 21 मेगाजूल प्रति लीटर के आसपास होती है। यानी अगर दोनों के एक एक लीटर को जलाया जाए तो एथेनॉल लगभग 30 से 35% कम ऊर्जा देगा। यही एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले करीब 38% कम पॉल्यूशन कर रहा था, लेकिन 30 से 35% कम ऊर्जा भी दे रहा है। यानी हमें पेट्रोल के बराबर ऊर्जा पाने के लिए 30 से 35% अधिक एथेनॉल इस्तेमाल करना होगा, जो और पॉल्यूशन बढ़ाएगा। इस हिसाब से एथेनॉल और पेट्रोल का पॉल्यूशन अंतर नेग्लिजिबल है, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल के नाम पर तो इसे नहीं बेचा जा सकता। एथेनॉल को डिफेंड करते हुए आपने सरकार की तरफ से एक बात सुनी होगी, अगर एथेनॉल इतना खराब फ्यूल होता तो दुनिया की रेसिंग कारें इसे इस्तेमाल क्यों करती। पहली बार सुनने में यह जवाब लॉजिकल लग सकता है, लेकिन जब रेसिंग कारें एथेनॉल पर दौड़ती हैं तो फिर आम गाड़ियों में समस्या क्यों होगी। लेकिन यह जवाब है, लॉजिकल नहीं है। रेसिंग कार्स में एथेनॉल इस्तेमाल में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि फ्यूल ज्यादा ताकतवर है। ऑक्टेन नंबर बताता है कि कोई फ्यूल नॉकिंग का कितना विरोध कर सकता है। नॉकिंग क्या है वो समझिए। जब इंजन में पिस्टन ऊपर जाकर हवा और फ्यूल के मिक्सचर को दबाता है तो आइडियल स्टेट में मिक्सचर तभी जलना चाहिए जब स्पार्क प्लग चिंगारी दे। लेकिन अगर मिक्सचर स्पार्क से पहले खुद ही जल जाए तो सिलेंडर के अंदर छोटे छोटे धमाके होने लगते हैं। इसे नॉकिंग कहा जाता है। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अधिक कंप्रेशन सह सकेगा और उतनी ही देर तक अपने आप नहीं जलेगा, मतलब ऑटोमेटिक स्पार्क जो है वो नहीं होगा। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आमतौर पर 91 से 95 के बीच होता है, जबकि एथेनॉल का लगभग 108-109 तक हो सकता है। यानी एथेनॉल बहुत अधिक कंप्रेशन सह सकता है। एथेनॉल कम ऊर्जा देता है, लेकिन उसे ज्यादा कंप्रेशन देकर उस कमी की कुछ भरपाई की जा सकती है और यही काम रेसिंग इंजन्स करते हैं। लेकिन इतना ज्यादा कंप्रेशन नॉर्मल गाड़ियों में पॉसिबल नहीं है। रेसिंग कार के इंजन को इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। उसका फ्यूल टैंक अलग होता है, फ्यूल पंप अलग होता है, फ्यूल इंजेक्टर अलग होता है, फ्यूल प्रेशर अलग होता है, फ्यूल लाइन अलग होती है, रबड़ सील्स अलग मटेरियल के होते हैं। इंजन कंट्रोल यूनिट यानी कि ECU पूरी तरह उसी फ्यूल के हिसाब से प्रोग्राम्ड होती है। इग्निशन टाइमिंग भी अलग होती है, कंप्रेशन रेशियो भी अलग होता है, कूलिंग सिस्टम भी सामान्य गाड़ियों से कहीं अधिक पावरफुल होता है। यानी वहां सिर्फ फ्यूल नहीं बदला गया होता, पूरा इंजन ही बदल गया होता है। अब इसकी तुलना नॉर्मल कार से कर लीजिए। आपकी कार को सिर्फ तेज नहीं चलाना, उसे गर्मी में भी चलना है, सर्दी में भी, ट्रैफिक में घंटों रेंगना भी है, 10-15 सालों तक चलना है, उसे कम मेंटेनेंस में लाखों किलोमीटर निकालने हैं। उसकी फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए और सर्विस भी सस्ती। सबसे बड़ी बात, रेसिंग कार का फ्यूल कभी भी महीनों तक टैंक में नहीं पड़ा रहता। हर रेस से पहले नया फ्यूल डाला जाता है, रेस खत्म हुई फ्यूल निकाल दिया जाता है, मेंटेनेंस शुरू कर दी जाती है। कई रेसिंग इंजन्स को तो कुछ 100 किलोमीटर चलने के बाद ही दोबारा रीबिल्ड किया जाता है। इस हिसाब से रेसिंग कार का कंपैरिजन आम कार से करना स्टुपिडिटी है, बेवकूफ़ी है, लेकिन उसका तो जलवा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार कहती है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा, आयात का बिल घटेगा और प्रदूषण भी कम होगा, गाड़ी को नुकसान भी नहीं होगा। दूसरी तरफ साइंस अलग कहानी बयान करती है। उम्मीद है
वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि एथेनॉल आखिर है क्या, ये कैसे बनता है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है और इसे लेकर इतने सवाल क्यों उठते हैं। अब फैसला आपका है कि सरकारों के दावों पर और वैज्ञानिक तथ्यों को देखकर आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं। और मिलॉर्ड, आप जिस भी नतीजे पर पहुंचे हमें ज़रूर बता दें। बताने का तरीका बड़ा आसान है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको आपकी राय लिख देनी है, हम पढ़ेंगे और सोचेंगे ज़रूर। शुक्रिया।